गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता। आज हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आय एक ही सैद्धांतिक टॉपिक है। इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत आवश्यक हैं। अगर इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए तो आपको ये बहुत ही बोरिंग, बहुत ही कठिन लगेगा। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है उससे संबंधित अवधारणाओं को हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, अपने जो भी कंफ्यूजन है, जो भी संदेह है उनको दूर करेंगे। इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स वही व्यक्ति लगा सकता है जिसके कॉन्सेप्ट अवधारणाएं क्लियर हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किसी देश या अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योगफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक कोई देश है, उस देश की एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन होगा अंतिम वस्तुओं का, ऐसी वस्तुएं जो आधी अधूरी बनी हुई हैं, जो अभी उपभोग के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है, जिनमें अभी भी मूल्यवर्धन संभव है, उन वस्तुओं को छोड़कर जो अंतिम वस्तुएं हैं उन सभी के मौद्रिक मूल्यों के योगफल को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब कुछ शब्दावलियों को हम समझते चलते हैं। पहली शब्दावली आई एक वित्तीय वर्ष, इंग्लिश में से कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, इसे ही वित्तीय वर्ष कहते हैं। एक साल की जो अवधि रहेगी उसी को वित्तीय वर्ष कहते हैं। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग हो सकती है। भारत के लिए यह 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाती है। अन्य देशों की अलग अलग भी हो सकती है। कुछ देशों की भारत की समान 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हो सकती है, जैसे हांगकांग, जापान, कुवैत, कतर, सिंगापुर, ये ऐसे देश हैं कि इनका भी वित्तीय वर्ष भारत के ही समान 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। जबकि ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका अलग अलग है। आपको मैं बता दूं कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश, इसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका वित्तीय वर्ष कैलेंडर ईयर अर्थात 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है। इसे कहते हैं कैलेंडर ईयर। जैसे है रूस, चीन, श्रीलंका, इन सब के वित्तीय वर्ष जो है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलती है। ये तो हो गया वित्तीय वर्ष। अंतिम वस्तुएं एवं सेवा। अंतिम वस्तु एवं सेवा पिछले पाठ में आपको बताया गया था, उसमें समझाया गया था कि वे वस्तुएं जो अंतिम रूप से उपभोग के लिए तैयार होती हैं उन्हें हम अंतिम वस्तु और सेवाएं कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, जैसे अगर ब्रेड है और यह उपभोक्ता के उपभोग के लिए तैयार है, तो यही ब्रेड कौन सी वस्तु होगा? अंतिम। लेकिन इसी ब्रेड को अगर ब्रेड पकौड़ा वाला ले जाके ब्रेड पकौड़ा बनाए तो यही ब्रेड अंतिम वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी भी मूल्य वृद्धि संभव है। तो ब्रेड का पैकेट लाएगा और उससे अधिक मूल्य पे ब्रेड पकौड़ा को बेचेगा।
और जब ब्रेड पकौड़ा बन जाएगा तब वो अंतिम वस्तु बनेगी। इसलिए हम पहले से किसी भी वस्तु को निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि यह वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, उसके उपभोग के द्वारा ही पता चलेगा। अच्छा, राष्ट्रीय आय में हम लोग केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को गिनते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं गिनते हैं, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को अगर हम गिनेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय की गणना 2 बार हो जाएगी, इस साल भी हो जाएगी और जब अगले साल वो अंतिम रूप से उपभोग के लिए तैयार होगी तो उस साल भी गिन ली जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय आय में हमेशा केवल और केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को गिना जाता है। राष्ट्रीय आय की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे परीक्षा उपयोगी है, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। मार्शल की परिभाषा है, देश के प्राकृतिक साधनों पर श्रम तथा पूंजी द्वारा कार्य करने पर प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक, भौतिक मतलब वस्तुएं और अभौतिक मतलब सेवाओं का जो वास्तविक योग प्राप्त होता है वही शुद्ध वार्षिक आय कहलाती है। एक देश के में बहुत सारे साधन है, यहाँ मार्शल ने सिर्फ 2 साधनों की बात की, श्रम और पूंजी की। इनके द्वारा जो भी उत्पादन होगा सेवाओं का और वस्तुओं का, उन सभी का जो योगफल होगा वही उस देश की राष्ट्रीय आय होगी। फीसद की परिभाषा है, वार्षिक राष्ट्रीय आय में कुल वार्षिक उत्पादन के उस भाग को शामिल किया जाता है जिसका उपभोग वर्ष भर अंतिम रूप से किया जाता है। इन्होंने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करने की बात कही कि एक साल में हम जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं अगर उन्हीं को गिनती कर ली जाए, उन्हीं की माप कर ली जाए तो वही माप वही योग राष्ट्रीय आय कहलाए। कुछ विशेषताएं हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित, उनको हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय में को मुद्रा के रूप में मापा जाता है, क्योंकि इसे हम वस्तुओं की जो मात्रा है उसके आधार पर नहीं माप सकते हैं, क्योंकि अन्य अन्य वस्तुओं की माप की इकाइयां भी अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हमें दूध मापना हो तो लीटर में मापना होगा, कपड़े को मापना है तो मीटर में मापना होगा, गेहूं चावल को मापना होगा तो किलोग्राम में मापना होगा। अब इनकी इकाइयों को हम जोड़ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, हर वस्तु का मूल्य अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गेहूं 4 किलो हुआ, चावल 2 किलो हुआ। अब इन्हें हम जो बता सकते हैं कि कितना उत्पादन हुआ? नहीं, ये 6, अगर इनको हम आपस में जोड़े 4 2 6 केजी, लेकिन 6 केजी क्या गेहूं की चावल? ये आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए इनकी जो गणना हम करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? मौद्रिक आधार पे। हम इन सब वस्तुओं की मात्रा ना लिखकर इनके मूल्य को लिख लेते हैं। जैसे मान लेते गेहूं 4 किलो उत्पादन हुआ था, 1 किलो गेहूं का मूल्य 20 रुपया था, तो 20 × 4 बराबर 80 रुपए। चावल 2 किलो पैदा हुआ था, मान लेते हैं उसका मूल्य 30 रुपया था, तो 30 × 2 बराबर 60 रुपए। अब इन्हें आसानी से हम आपस में जोड़ सकते हैं और हमने कह दिया कि 140 रुपए के बराबर उत्पादन हो। इसलिए हमेशा मौद्रिक रूप में ही इसे व्यक्त किया जाता है, मुद्रा के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। दूसरा है, इसमें केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती को नहीं। हमने पहले बताया है, मध्यवर्तियों को वस्तुओं को अगर आप शामिल करेंगे तो दोहरी गणना होने की त्रुटि हो जाएगी। इसलिए हम केवल और केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही शामिल करते हैं। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आय में पुरानी वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि पुरानी वस्तुओं की गणना तो उस वर्ष हो चुकी है जिस वर्ष उस वस्तु का उत्पादन हुआ है, इसलिए पुरानी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा, राष्ट्रीय आय में घरेलू सेवाएं जैसे खाना बनाना, कपड़ा धुलना को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं शामिल किया जाता है? क्योंकि इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, इसके लिए किसी भी तरीके का भुगतान नहीं किया गया। घर पे आप खाना खा रहे हैं, उसका आपने कोई भी मूल्य नहीं चुकाया। घर पे आपके कपड़े धुले जा रहे हैं, आपने उसका कोई भी पेमेंट नहीं किया। लेकिन वही कपड़ा अगर आप लॉन्ड्री में देंगे, धोबी के यहाँ देंगे, तो वो धुलने का आपसे पैसा लेगा, तो फिर वहां पे जो भी कपड़ा धुलाई होगी उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। खाना आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, ढाबे पे खा रहे हैं, होटल पे खा रहे हैं, उसका आप मूल्य चुकता करेंगे, तो आपको
वहाँ पे मूल्य देना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो उत्पादन में आएगा और उसे राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं चीजों को शामिल किया जाता है जिनके आर्थिक मूल्य हो और जो उत्पादन किए गए हों। 5वां पॉइंट, इसमें हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट, जैसे छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन को शामिल नहीं करते, क्योंकि इनको जो भी ये भुगतान होता है इसके बदले इन्होंने किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं किया है और राष्ट्रीय आय में उत्पादन का ही गिनती की जाती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बता दें आपको कि जो रिटायरमेंट पेंशन होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठेगा कि विधवा पेंशन को नहीं शामिल किया गया, विकलांग पेंशन को नहीं शामिल किया गया, वृद्धा पेंशन को नहीं शामिल किया, फिर वेतन पेंशन को क्यों शामिल किया था? वेतन पेंशन को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले कार्य किया और उसके जो आय थी, जो पेमेंट थी, उसको रोक लिया गया था और उसी को बाद में पेंशन के रूप में दिया जा रहा है। इसीलिए वह उसके भूत काल में किए गए कार्य उत्पादन की वजह से उसको दिया जा रहा है, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। इसको हम लंबित भुगतान कहते हैं, डिफर्ड पेमेंट्स कहते हैं। अब कुछ मूल अवधारणाएं हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे, बहुत ही आसानी से आप राष्ट्रीय आय को समझ सकते हैं। एक देश के सामान्य निवासी, एक देश का सामान्य निवासी क्या होता है? राष्ट्रीय आय एक देश के केवल सामान्य निवासियों की आय का जोड़ है, केवल सामान्य निवासी। इसलिए सामान्य निवासियों को जानना बहुत जरूरी है कि सामान्य निवासी कहते किसे हैं, तभी तो उनका हम योग कर पाएंगे। एक देश का सामान्य निवासी वह व्यक्ति या संस्था होती है जो साधारणतः एक देश में एक वर्ष से अधिक समय से निवास करता है तथा उसकी आर्थिक रुचि भी उसी देश में केंद्रित रहती है। पहली चीज तो यह है कि वह व्यक्ति और संस्था दोनों होती है, व्यक्ति भी हो सकता है और संस्था भी हो सकती है, जो कम से कम कितने समय के लिए रह रही हो? एक समय के लिए, और उसकी जो आर्थिक रुचि है उसी देश में ही होनी चाहिए। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संबंधित, उनका उल्लेख करना जरूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाए। पहला पॉइंट, किसी देश का सामान्य निवासी के लिए वहां का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है। जैसे अगर भारत में अमेरिका का कोई व्यक्ति एक वर्ष से अधिक अवधि से रह रहा हो और उसकी आर्थिक रुचि भी भारत में हो, तो वह भारत का नागरिक तो नहीं है, नागरिक तो अमेरिका का है, लेकिन सामान्य निवासी वह कहाँ का कहलाएगा? भारत का कहा जाएगा। इसलिए नागरिक होना जरूरी नहीं है। निम्नलिखित व्यक्तियों को देश का सामान्य निवासी नहीं माना जाता है। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं? जैसे कोई व्यक्ति मनोरंजन करने के लिए आया, घूमने के लिए आया, चिकित्सा के लिए आया, अध्ययन की, खेल कूद के लिए आया, तो इन विदेशी यात्रियों को यहाँ का सामान्य निवासी नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये प्राय एक वर्ष से कम ही समय के लिए रुकते हैं और इनकी आर्थिक रुचि भी हमारे देश के प्रति नहीं है। दूसरा है विदेशी समुद्री जहाजों के कर्मी दलों के सदस्य। जैसे जब दूसरे देश के जहाज आते हैं तो वो तुरंत नहीं लौट जाते हैं, उन्हें लौटने में 1, 2, 3 महीने लग जाते हैं। तो जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो उसके कर्मचारी होते हैं, तब तक उसी देश में रह रहे होते हैं जहाँ पे जहाज खड़ी है, तो उनको हम अपने देश में शामिल, सामान्य निवासियों में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्राय 1 साल से कम ही अवधि के लिए ही रहते हैं। मौसमी श्रमिक, कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं जो विशेष मौसम में किसी देश में जाते हैं और उस मौसम तक वहां पे रहते हैं, कार्य करते हैं, फिर कार्य करके अपने देश में वापस चले जाते हैं। तो इनको भी सामान्य निवासी में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये भी 1 साल से कम ही अवधि के लिए रह पाते हैं। नेक्स्ट है सीमा पर कार्य करने वाले श्रमिक, जो प्रतिदिन नियमित रूप से सीमा पार करके आते हैं। जैसे ये नेपाल है, ये है भारत,
ये व्यक्ति है नेपाल का। ये रोज यहाँ भारत की सीमा में आता है, काम करता है और काम करके फिर वापस चला जाता है। तो उत्पादन तो कर रहा है भारत में, लेकिन फिर भी इसे भारत के सामान्य निवासी में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि यह 1 साल से कम अवधि के लिए रह रहा है, रोज आ रहा है और रोज जा रहा है। विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, सशस्त्र सेना के सदस्य, इनको भी नहीं शामिल करते हैं, क्योंकि इनकी आर्थिक रुचि जो है अपने देश के प्रति होती है, ना कि जिस देश में रह रहे हैं उस देश के प्रति रहती है। भारत के सामान्य निवासी और गैर निवासी को थोड़ा और क्लियर कर लिया जाता है, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाए। भारत में स्थित विदेशी दूतावास में कार्यरत भारतीय। एक शब्द आया, दूतावास। दूतावास किसे कहते हैं? हर देश दूसरे देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, उसमें प्रगाढ़ता लाने के लिए दूसरे देशों में अपनी एक कार्यालय, एक ऑफिस खोलते हैं और वहां के नागरिकों को, अपने देश के जो नागरिक हैं उनको किसी तरह की असुविधा हो तो उनको सहायता करते हैं। उसी को हम कहते हैं दूतावास, इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसी। तो अगर भारत में कोई दूसरे देश का दूतावास है, मान लीजिए अमेरिका का दूतावास है, लेकिन इसमें काम कौन कर रहा है? भारत का कोई जो है लोकल व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो काम तो कर रहा है अमेरिका के दूतावास में, लेकिन उसे भारत के सामान्य निवासी में गिना जाएगा। लेकिन किसे नहीं गिना जाएगा? अगर अमेरिका में भारत का कोई दूतावास है, इंडिया का, और इसमें कोई विदेशी कार्य कर रहा है, तो इसे भारत के गैर निवासी में गिना जाएगा, सामान्य निवासी में नहीं गिना जाएगा। भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों WHO, IMF में कार्यरत भारतीय, जैसे ये भारत की सीमा है, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसमें भारत के बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। अब इनको गिना जाएगा भारत के सामान्य निवासी। लेकिन अगर इसी में कोई विदेश का व्यक्ति काम कर रहा हो, जो जापान का कोई हो, जो यहाँ का डायरेक्टर हो, उसे भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। भारत का राजदूत जो अमेरिका में रह रहा है अमेरिका में, लेकिन माना जाएगा भारत का सामान्य निवासी। इसी तरीके से भारत में अगर दूसरे देश का जो राजदूत रह रहा है उसे भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि उस देश का सामान्य निवासी माना जाएगा जहाँ का वो राजदूत है। 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहे विदेशी नागरिक, कोई विदेशी नागरिक है हमारे देश में 1 साल से अधिक समय के लिए रह रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो उसे हमारे देश का सामान्य निवासी माना जाएगा। लेकिन अध्ययन और चिकित्सा के अलावा, अगर वो अध्ययन करने के लिए यहाँ पे है या अपना चिकित्सा इलाज कराने के लिए रुका हुआ है, तो उसे भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। 1 वर्ष से कम अवधि के लिए भारत में कार्य कर रहे तकनीकी विशेषज्ञ, कोई तकनीकी विशेषज्ञ थे, कोई जरूरत थी, उनको बुलाया गया दूसरे देश से, यहाँ पे रहे, कार्य किए और चले गए, 1 साल से कम समय यहाँ पे रहे, तो जाहिर सी बात, जब 1 साल से कम रहेंगे तो सामान्य निवासी होंगे ही नहीं। सामान्य निवासी होने के लिए 2 चीजें सर्वप्रथम जरूरी है। पहले तो 1 साल से अधिक समय के लिए रह रहा हो, दूसरा उसकी आर्थिक रुचि भी हो। घरेलू सीमा जान लेते हैं, क्योंकि आगे हमें घरेलू आय और राष्ट्रीय आय का अलग अलग पढ़ना होगा, तो जान लें घरेलू सीमा किसे कहते हैं। घरेलू सीमा राजनीतिक सीमा से बड़ी होती है। जैसे ये भारत की नीचे वाला हिस्सा घरेलू सीमा है, ठीक है, यह हो गई राजनीतिक सीमा। इस राजनीतिक सीमा के साथ साथ कुछ और चीजें घरेलू सीमा में जुड़े होंगे, जैसे समुद्री सीमा। हर देश की कुछ क्या होती हैं, समुद्री सीमाएं होती, इसमें जो भी उत्पादन होगा वो घरेलू आय में गिना जाएगा। मछली पकड़ने वाली नौकाएं, कोई नाव है
जो मछली पकड़ने के लिए जाती है, तो वह जहां तक जाएगी वो सब घरेलू सीमा में ही आएगा। तेल व प्राकृतिक गैस यान, जो जहाज होते हैं जो समुद्र से तेल निकालते हैं। तैरते हुए प्लेटफार्म, तैरते हुए प्लेटफार्म जो विकसित देश हैं वो समुद्रों में अपने बड़े बड़े प्लेटफार्म बना दिए हैं और उसी पे वो उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, तो वह भी उस देश की घरेलू सीमा में ही गिना जाएगा। वायुयान एवं जलयान, हमारा वायुयान या जलयान कोई जहाज है, पानी का जहाज, किसी दूसरे देश में भी गया, लेकिन वह उस वायुयान या जहाज पर जो भी उत्पादन होगा वह हमारे देश की ही घरेलू सीमा में ही माना जाएगा। विदेशों में स्थित दूतावास व सैनिक प्रतिष्ठान, जैसे अगर ये मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे हमारा कोई दूतावास है, इसका इंडिया का दूतावास है, तो इसमें जो भी नियम कानून बनेंगे सब भारत के होंगे, वह ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे कोई भी नियम लागू नहीं होगा, इसीलिए इसे भारत की घरेलू सीमा गिना जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये भारत की घरेलू सीमा में अमेरिका का कोई दूतावास है तो यह तो राजनीतिक सीमा भारत में है लेकिन घरेलू सीमा में नहीं है, घरेलू सीमा ये मानी जाएगी अमेरिका की। आगे चलते हैं। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, बहुत सारे विदेशी हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में रह रहे हैं, तो हमें विदेशों से कुछ पैसा प्राप्त भी हो रहा है और कुछ पैसा हमारा विदेशों को जा भी रहा है। अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल लें तो वही हमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय प्राप्त हो जाएगी, जिसे शॉर्ट में NFIA कहते हैं। यह आगे शॉर्टकट इसका बड़ा ही प्रयोग आने वाला है, इसलिए आपको ध्यान में रखिए। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है ये? हमारे देश में अस्थायी रूप से रह रहे विदेशियों के द्वारा प्राप्त आय माइनस गैर निवासियों जो अस्थायी रूप से हमारे देश में रह रहे हैं उनकी आय। जो विदेश में व्यक्ति रह रहा है वो जितना साधन आय प्राप्त कर रहा है माइनस हमारे देश में रह के जो विदेशी कोई कार्य कर रहा है उसकी जो आय, दोनों घटा देंगे तो हमें शुद्ध कारक आय प्राप्त हो जाएगी। फिर है मूल्यह्रास, इंग्लिश में से कहते हैं डिप्रिसिएशन। कोई जो स्थायी पर संपत्ति है जैसे मशीन है, प्लांट है और बिल्डिंग है, ये सब स्थायी पर संपत्ति है, इनके मूल्यों में कमी आती रहती है। क्यों कमी आती रहती है? क्योंकि इनमें सामान्य रूप से टूट फूट होती रहती है, आकस्मिक हानि होती रहती है और प्रत्याशित अप्रचलन। प्रत्याशित अप्रचलन का मतलब कोई हमने मशीन लाई और तकनीक बदल गई, वो तकनीक पुरानी हो गई। पहले तो जब हमने लाया तो तकनीक सबसे लेटेस्ट तकनीक थी तो उसका काफी अच्छा मूल्य था, लेकिन कोई एक नई तकनीक आ गई तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसी मूल्यह्रास का मतलब मूल्य में कमी आना, तो उसके मूल्य में हम कमी कर देंगे। जैसे हमने कोई प्लांट लाए, कोई मशीन लाई 1 लाख रुपए की थी और हर साल 5,000 रुपए इसमें टूट फूट पे खर्च हो जा रहे हैं, तो वर्तमान समय में इसकी मूल्य कितना हो गया? 50। ये तो सकल है, संपूर्ण, इसका संपूर्ण मूल्य। और ये कौन सा मूल्य है? शुद्ध मूल्य। जब सकल में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमें शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए लिखा भी है सकल आय और शुद्ध आय। सकल आय बराबर शुद्ध आय प्लस मूल्यह्रास डी, से साथ में डी लिख देते हैं या कहीं कहीं डेप भी लिख देते हैं। डेप का मतलब डिप्रिसिएशन। शॉर्टकट आप याद रखिए, आगे बहुत सारे प्रयोग आने वाले हैं। फिर है घरेलू आय एवं सकल आय। घरेलू आय का मतलब जो हमारे देश की जो घरेलू सीमा है, इसमें जो इसने भी उत्पादन किया है वह सभी जो है घरेलू आय में गिने जाएंगे। लेकिन जब इसमें हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तो वही घरेलू आय जो है राष्ट्रीय आय में बदल जाती है।
विदेशों से शुद्ध प्राप्त कारक आय के बारे में भी हमने चर्चा की ही, बताया आपको क्या होता है। घरेलू आय में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देंगे तो वह घरेलू आय हो जाएगी। बाजार कीमत एवं साधन लागत पर राष्ट्रीय आय। किसी वस्तु के उत्पादन करने में जो उसके उत्पादन के साधन है, उनको जो भी भुगतान किया गया, अगर उसके आधार पे मूल्य तय होता है तो उसे हम साधन लागत पर मूल्य कहते हैं। लेकिन जब कोई भी वस्तु बाजार में बिकने के लिए जाती है तो वहां पे दो प्रभाव शामिल हो जाते हैं। पहला है आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता, सरकार बहुत सारी वस्तुओं पर आर्थिक सहायता देती है ताकि आसानी से सभी लोग उसको खरीद सके। जैसे गैस का सिलेंडर है, घरेलू गैस का सिलेंडर, इस पर सरकार आर्थिक सहायता देती है ताकि आर्थिक सहायता के कारण क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य जो है वास्तविक मूल्य वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वास्तविक मूल्य कम हो गया, बाजार कीमत क्या हो गई, कम हो गई। तो वास्तविक मूल्य में जाने के लिए आर्थिक सहायता को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य क्या हो गया था, कम हो गया है। सब्सिडी के कारण मूल्य क्या हो गया है, कम हो गया। जब सब्सिडी को जोड़ देंगे तब हमें वास्तविक कीमत पता चल जाएगी। और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, जिसके कारण बहुत सारी सरकारें विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाती है, जैसे बिक्री कर है, उत्पादन कर है। फिलहाल अब इन सब जगहों पे जो आ गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी चर्चा कभी की जाएगी। ये वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ा देती है। जैसे कोई वस्तु थी 10 रुपए की, इस पे कर लग गया 2 रुपए, तो ये वस्तु बाजार में कितने की बिक रही है, 12 रुपए की। लेकिन हमें अगर शुद्ध प्राप्त करना हो तो इस 2 रुपए कर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 रुपए। इसीलिए अप्रत्यक्ष कर को घटाते हैं और आर्थिक सहायता सब्सिडी को जोड़ते हैं। नेशनल इनकम एट फैक्टर कास्ट, एफसी मतलब फैक्टर कास्ट, इज इक्वल टू नेशनल इनकम, एनआई मतलब नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस आईटी। अगर सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स को एक साथ लिखना हो तो इसे हम लिख देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें सब्सिडी को घटाने पे जो मिल जाता है वही हो जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमें आगे चल के बाजार कीमत और साधन लागत दोनों पे निकालनी होगी। अगर बाजार कीमत पे राष्ट्रीय आय प्राप्त है तो उसमें अगर हम आर्थिक सहायता को जोड़ दें और अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो हमें साधन लागत पे राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।